हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा आज का टॉपिक है मनी बिल। ठीक है, देखिए ये टॉपिक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर काफी क्वेश्चन पूछता है और बच्चे बेचारे पूरी पॉलिटी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी क्लैरिटी मनी बिल के रिगार्डिंग अच्छी नहीं हो पाती। तो हमारी आज ये कोशिश रहेगी कि आप ये टॉपिक इस तरीके से कवर कर लें कि फिर आपको इस टॉपिक में कभी दिक्कत ना आए। और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, क्योंकि अगर हमने वीडियो में पढ़ा है तो हम कैपेबल होने चाहिए उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। मनी बिल बच्चे पढ़ते बहुत हैं, बच्चे लगभग इस टॉपिक को 3 से 4 बार पढ़ लेते हैं अपनी तैयारी के टाइम पर, लेकिन वो इसको अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने का हमारा मेन पर्पस क्या रहेगा कि अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो आप उस नॉलेज को अप्लाई भी कर पाओ। ठीक है, तो आज के सेशन में हम मनी बिल टॉपिक को अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, क्योंकि हमारे जितने भी YouTube सेशंस होते हैं उनकी PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। तो आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरुआत करें वीडियो की। देखिए हमारा टॉपिक है मनी बिल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज बिल। देखिए जब भी हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर, किसी टॉपिक पर एक लेजिस्लेशन बनाना चाहते हैं, एक एक्ट बनाना चाहते हैं, तो हमें पहले पार्लियामेंट में या फिर किसी और लेजिस्लेटिव बॉडी में एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ट्रिपल तलाक एक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको एक ड्राफ्ट बिल लेकर आना पड़ेगा। एक ड्राफ्ट बिल जहां पर आप बोलोगे देखो मैं इस एक्ट में ये प्रोविजन रखना चाहता हूं, और उस बिल को आप कहां पर लेकर आओगे, आप पार्लियामेंट में लेकर आओगे, और उसके बाद पार्लियामेंट में डेलिब्रेशन होगी, डिस्कशन होगी उस बिल पर, वोटिंग होगी, पास किया जाएगा वो बिल। उसके बाद वो प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा, और अगर प्रेसिडेंट साहब ने उसको परमिशन दे दी तो वो बिल आपका एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो बिल एक तरह का ड्राफ्ट प्रपोजल होता है जिसको फाइनल शेप दी जाती है पार्लियामेंट में और जिसको परमिशन दी जाती है पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट के द्वारा। अब ये बिल आपके 3 टाइप के हो सकते हैं। अ बिल कैन बी अ ऑर्डिनरी बिल, अ बिल कैन बी अ फाइनेंशियल बिल, अ बिल कैन बी अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, पहले समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को। वो बिल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना चाहता है। ठीक है, ये आपके चेंज आर्टिकल 368 के प्रोसीजर को फॉलो करके भी हो सकते हैं या फिर एक ऑर्डिनरी लॉ वाले प्रोसीजर को भी फॉलो करके हो सकते हैं। तो वो बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना चाहता है, जो हमारे संविधान में कुछ चेंज करना चाहता है, कुछ नया प्रोविजन ऐड करना चाहता है, या कोई पुराना प्रोविजन डिलीट करना चाहता है, या फिर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता है, वो सारे बिल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, दूसरे टाइप के बिल हैं फाइनेंशियल बिल। जैसे आपको नाम से ही समझ के आ रहा होगा कि ये वो बिल हैं जो फाइनेंशियल मैटर से डील करते हैं, टैक्सेशन से, ठीक है, एक्सपेंडिचर से। तो ये बिल आपके फाइनेंस रिलेटेड मैटर से डील करते हैं, फाइनेंशियल बिल। इनके अलावा जितने भी बिल हैं जो इन 2 कैटेगरी में फॉल नहीं करते, ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हैं और ना ही फाइनेंशियल बिल हैं, उन बिल्स को हम कहते हैं ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, अब आपका डाउट आएगा कि सर मनी बिल कहां गया, आपकी हेडिंग है मनी बिल। तो याद रखिए कि मनी बिल एक सेपरेट कैटेगरी ऑफ बिल नहीं है। मनी बिल एक सेपरेट कैटेगरी ऑफ बिल नहीं है, याद रखिए। इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ फाइनेंशियल बिल। इट इज वन ऑफ द टाइप। जो हमारे फाइनेंशियल बिल हैं, जो फाइनेंस रिलेटेड मैटर से डील करते हैं, उन्हीं की एक सब कैटेगरी है मनी बिल। अब देखिए जो फाइनेंशियल बिल हैं ये फर्दर 3 टाइप के होते हैं। फाइनेंशियल बिल अंडर आर्टिकल 117, फाइनेंशियल बिल अंडर आर्टिकल 110। वो फाइनेंशियल बिल जो आर्टिकल 110 के अंडर आते हैं, सिर्फ उन्हीं फाइनेंशियल बिल को मनी बिल बोला जाता है। ठीक है, तो एक स्पेशल टाइप है फाइनेंशियल बिल की जो कि आर्टिकल 110 में आती है, जिसको हम मनी बिल कहते हैं। तो ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल, बट ऑल फाइनेंशियल बिल आर नॉट मनी बिल। क्यों? क्योंकि कुछ फाइनेंशियल बिल आपके आर्टिकल 117 में भी आते हैं। ये लाइन क्लियर है? तो आर्टिकल 110 में जो फाइनेंशियल बिल आते हैं उनको मनी बिल कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो दूसरा टाइप है फाइनेंशियल बिल का वो है आर्टिकल 117, और यहां पर फर्दर 2 टाइप के बिल आते हैं, आर्टिकल 117 क्लॉज 1 वाले एंड आर्टिकल 117 क्लॉज 3 वाले। देखिए अगर आपका मनी बिल एक्स है, कि यहां पर एक्स प्रपोजल है, ABCD इसमें ये प्रोविजन लिखे हुए हैं, अगर इस एक्स के साथ, इन प्रोविजन के साथ कुछ और भी मैटर हैं, तो वो आपके आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में आएंगे। लेकिन इस एक्स के अलावा सिर्फ कुछ और ही मैटर है लेकिन है फाइनेंस से रिलेटेड, तो वो आपके कहां पर आएंगे, आर्टिकल 117 क्लॉज 3 में। देखिए मनी बिल वो बिल है जिसके रिगार्डिंग जो प्रोविजन है वो सिर्फ आर्टिकल 110 में मेंशन कर रखे हैं। वो बिल जो आर्टिकल 110 में मैटर किए गए सब्जेक्ट मैटर से ही रिलेट करेगा उसको हम मनी बिल बोलेंगे।
तो यहां पर अगर एक बिल है जिसमें एक्स प्रोविजन है, अगर उसमें कुछ और भी हम प्रोविजन ऐड कर रहे हैं जो आर्टिकल 110 में नहीं थे, तो हम उसको आर्टिकल 117 क्लॉज 1 की कैटेगरी में डालेंगे। लेकिन एक ऐसा फाइनेंशियल बिल जिसमें ये वाले कोई भी प्रोविजन नहीं है, उसको हम डालेंगे एक सेपरेट कैटेगरी में आर्टिकल 117 क्लॉज 3। क्लियर है वाली बात? अगर डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो ये हमने बात करी मनी बिल की। अब बात करते हैं कि मनी बिल आर्टिकल 110 ये है क्या बेसिकली। देखिए आर्टिकल 110 में ये बोला गया है कि इस आर्टिकल में जो जो सब्जेक्ट मैटर हमने लिखे हुए हैं, जो जो टॉपिक हमने लिखे हुए हैं, अगर एक बिल सिर्फ उन्हीं टॉपिक से डील करता है तो उस बिल को हम मनी बिल बोलेंगे। आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द मनी बिल इन इंडिया। देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहीं पर ही एड्रेस हो जाएगा कि इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल मनी बिल से डील करता है। तो आप याद रखिए मनी बिल से आर्टिकल 110 डील करता है। बजट से कौन सा करता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 112। ठीक है। दीज बिल्स आर कंसर्न्ड विद द फाइनेंशियल मैटर लाइक टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एटसेट्रा। इट इन्वॉल्व्स, अब जो इट इन्वॉल्व है ना, तो जो ये 6 से 7 कंडीशन यहां पर लिखी हुई हैं, अगर कोई बिल सिर्फ इन्हीं कंडीशन से डील कर रहा है, सिर्फ इन्हीं मटेरियल को होल्ड कर रहा है अपने पास, तो उस बिल को मनी बिल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक जैसे हम ट्रिपल तलाक बिल की बात कर रहे थे, हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, तो वहां पर ट्रिपल तलाक की बात करी गई है, तो वहां पर सब्जेक्ट मैटर क्या है? ट्रिपल तलाक। अगर किसी बिल में सब्जेक्ट मैटर इन 6 में से ही कुछ है, इन 6 में से, तो उसको हम मनी बिल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, कि अगर इंडिया में जो टैक्स लगे हुए हैं उनमें आप कुछ चेंज करने वाले हो, कुछ मॉडिफिकेशन करने वाले हो, उनको अबॉलिश करने वाले हो, उनमें कुछ छूट देने वाले हो, तो ऐसे किसी मैटर के रिगार्डिंग अगर कोई बिल बना रहे हो तो वो बिल आपका मनी बिल बोला जाएगा। इसके अलावा आप कस्टडी, जो इंडिया में जो हमारा जितना भी पैसा है उसको हम 3 फंड में डिवाइड करते हैं, पब्लिक फंड, कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटीजेंसी फंड। उनकी कस्टडी, उसके रिगार्डिंग अगर कोई बिल है तो वो आपका कौन सा बिल कहलाया जाएगा? मनी बिल कहलाया जाएगा। अगर हमारी सरकार कहीं से कुछ पैसा लेकर आ रही है, बोरोविंग कर रही है, वो इंडिया से भी कर सकती है, विद इन इंडिया भी कर सकती है और आउटसाइड इंडिया भी कर सकती है, तो अगर उस बोरोविंग के रिगार्डिंग आप कोई बिल बनाना चाहते हो, उस पैसे के रिगार्डिंग आप कोई बिल बनाना चाहते हो, तो वो भी आपका मनी बिल कहलाया जाएगा। उसके साथ साथ अगर हमारा जो मेन फंड है, मेन फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगर आप वहां से कुछ पैसा लेकर जाना चाहते हो, निकालना चाहते हो डिफरेंट स्कीम्स को लागू करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप प्रधानमंत्री जो आवास योजना है वहां पर कुछ खर्चा करना चाहते हो, तो पैसा आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगा, तो वो पैसा निकालने के लिए अगर आप एक बिल लेकर आओगे तो वो बिल आपका कौन सा कहलाया जाएगा? मनी बिल कहलाया जाएगा। ठीक है। The custody of Consolidated Fund of India और Contingency Fund of India, the regulation of borrowing of money by the Union Government, उसके साथ साथ the appropriation मतलब पैसा निकालना कहां से? Out of the Consolidated Fund of India, declaration of any expenditure charged on the Consolidated Fund of India। देखिए बहुत सारा ऐसा खर्चा होता है इसके ऊपर हम वोटिंग नहीं करवाते हैं, जो हमें पता है कि हर साल आने ही आना है। सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, कैग का खर्चा, डिफरेंट जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी सैलरी का खर्चा, तो ये खर्चा हम चार्ज खर्चा बोलते हैं, यहाँ पर वोटिंग नहीं होती है। देखिए जब हम खर्चा डिस्कस करते हैं बजट में तो 2 तरह के खर्चे होते हैं, एक होते हैं वोटेबल जिनके ऊपर वोटिंग होगी, एक होते हैं नॉन वोटेबल जिनके ऊपर वोटिंग नहीं होगी, जो पार्लियामेंट को विदाउट वोटिंग पास करना है, सिर्फ डिस्कशन से पास करना है, तो ऐसे खर्चे को चार्ज्ड एक्सपेंडिचर बोला जाता है। प्रेसिडेंट साहब की सैलरी, प्राइम मिनिस्टर की सैलरी, कैग की सैलरी, ये सारा हमारा कहां पे आता है? चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है। तो ऐसे किसी खर्चे के रिगार्डिंग अगर कोई बिल है तो वो कहां पर आएगा? वो आपका मनी बिल में आएगा। ठीक है। तो अगर आपके किसी बिल में ये मैटर आते हैं या इनसे रिलेटेड कोई मैटर है तो वो बिल आपका क्या कहलाया जाएगा? मनी बिल। ठीक है। अगर इन मैटर के साथ साथ कोई और फाइनेंशियल मैटर भी है जो इन 7 कैटेगरी में डील नहीं हो रहा, तो उस बिल को हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? आर्टिकल 117 क्लॉज 1, जैसे मैंने आपको बताया था। और अगर कोई बिल है जो डील कर रहा है फाइनेंसिस से ही, लेकिन इनमें से कोई मैटर नहीं है, तो वो आपका कहां पर आएगा? आर्टिकल 117 क्लॉज 3 में। ठीक है। तो ये आपकी मनी बिल के रिगार्डिंग की डेफिनेशन है, याद रखिएगा ये 7 पॉइंट्स आपको क्लियर हो, क्योंकि एग्जामिनर यहां पर घुमाता है आपको, वो यहां पर हल्की सी एक वर्डिंग में चेंज कर देगा, वो कर देगा द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो यहां पे याद रखना कि जो लाइन ये लिखी हुई है आपको पता हो, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आपको रट्टा मारो, बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि रट्टा मारो। इस बिल के जो ये प्रोविजन है 7, इनको कम से कम 3-4 बार पढ़ लो और थोड़ी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो ताकि आप कभी भूलो ना। ठीक है। ये हमने बात कर ली कि मनी बिल में होता क्या है। अब मनी बिल को पास कराने का प्रोसीजर क्या है? ठीक है। कुछ स्पेशलिटी है क्या? प्रोसीजर मनी बिल को पास कराने का डिफर करता है फ्रॉम दैट प्रोसीजर जो कि ऑर्डिनरी बिल को पास कराने के लिए? बिल्कुल, यहां पर थोड़ा चेंज है प्रोसीजर में। देखिए मनी बिल थोड़ा स्पेशल बिल है,
थोड़ा सा स्पेशल बिल है क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेट करता है और यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को होल्ड कर सकती है। अगर मान लो फाइनेंसिस के रिगार्डिंग पार्लियामेंट स्ट्रिक्ट नहीं होगी, एक स्पेशल प्रोसीजर नहीं बताएगी, तो फिर तो आपकी गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी खर्चा करती रहेगी, अपनी मर्जी के हिसाब से खर्चा करती रहेगी। तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक प्रोसीजर बताया गया है जो कि आपका मनी बिल के रिगार्डिंग यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि किसी भी बिल में 5 स्टेजेस होती हैं एज सच। पहली स्टेज क्या होती है? इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। तो जो मनी बिल है इसकी इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग आपको 2-3 पॉइंट ध्यान रखने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखने ही रखने, कोई यहाँ पर लीवे नहीं है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो मनी बिल है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। कहां पर इंट्रोड्यूस होगा? लोकसभा में। मनी बिल आपका राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि राज्यसभा आपका हाउस ऑफ स्टेट है, पॉपुलर हाउस नहीं है। तो वहां पर हम फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी स्टेब्लिश करा के क्या करेंगे? फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी हमें उस हाउस में स्टेब्लिश करानी है जो कि पॉपुलर हाउस है, जो कि आपकी जो गवर्नमेंट है उसकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन सा हाउस पास करता है? आपका सिर्फ लोकसभा, क्योंकि ये ऐसा हाउस है जहां पे सरकार को अपनी मेजोरिटी रखनी पड़ेगी। अगर मेजोरिटी नहीं रखी तो सरकार गिर जाएगी। तो इसीलिए पॉपुलर हाउस में ही हम मनी बिल इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो याद रखिएगा, लोकसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता। दूसरी बात कि मनी बिल इंट्रोड्यूस सिर्फ एक मिनिस्टर के द्वारा किया जाएगा। ये एक पब्लिक बिल होगा। पब्लिक बिल का मतलब क्या है? पब्लिक बिल वो बिल होते हैं जो कि एक मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। प्राइवेट बिल कौन से होते हैं? जो कि उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, तो ये बिल आपका एक मिनिस्टर के द्वारा ही इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, मनी बिल। तो इसीलिए इसका हम क्या कहते हैं? पब्लिक बिल भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरी बात, इस बिल को इंट्रोड्यूस कराने से पहले आपको प्रेसिडेंट साहब की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल अगर आपने इंट्रोड्यूस कराना है आपको प्रेसिडेंट साहब की परमिशन नहीं चाहिए। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस कराना है आपको प्रेसिडेंट साहब की परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने लोकसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस कराना है तो आपको प्रेसिडेंट साहब की परमिशन चाहिए ही होगी। ठीक है, तो ओनली विद द प्रेसिडेंट्स परमिशन, इंट्रोडक्शन इन लोकसभा ओनली एंड बाय मिनिस्टर ओनली। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या होता है कि जब मिनिस्टर को बिल इंट्रोड्यूस करना होता है वो लीव ऑफ द हाउस मांगता है, और जैसे ही लीव ऑफ द हाउस उसे मिलती है वो बिल की रीडिंग, टाइटल वगैरह अनाउंस करता है, ऑब्जेक्टिव अनाउंस करता है। तो इस स्टेज में कोई डिस्कशन नहीं होती, सिर्फ इंट्रोड्यूस होता है बिल। ठीक है, सेकंड स्टेज क्या होता है? डिस्कशन स्टेज। ठीक है, जिसको सेकंड रीडिंग भी बोला जाता है। यहां पर बिल को क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो सकता है? यहां पर अगर हाउस चाहे तो डायरेक्टली इसको वोटिंग स्टेज में ले जाए, कंसिडरेशन स्टेज में ले जाए, या फिर इसको किसी सिलेक्ट कमेटी को पास कर दे कि एक काम करते हैं, हम एक कमेटी बनाते हैं हाउस की, सिर्फ अपने हाउस की, जैसे जिस हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, सिर्फ लोकसभा की कमेटी बनाते हैं कि आप इस बिल को डिस्कस करो, क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ो, उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन हमें दो, फिर हम एज अ हाउस इसको डिस्कस करेंगे। या फिर वो एक ज्वाइंट कमेटी बना सकते हैं। ज्वाइंट कमेटी का मतलब क्या है कि यहां पर लोकसभा के भी कुछ मेंबर होंगे और राज्यसभा के भी कुछ मेंबर होंगे जो इस बिल को डिस्कस करेंगे। तो इस स्टेज पर, डिस्कशन स्टेज पर, बिल को अच्छे तरीके से स्क्रूटिनाइज किया जाता है, और ये स्क्रूटिनाइज कमेटी की मदद से किया जा सकता है, या फिर खुद लोकसभा उसको क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करके स्क्रूटिनाइज कर सकती है। अब एक बार मनी बिल स्क्रूटिनाइज हो गया, ठीक है, और लोकसभा को लगा कि हाँ ये ठीक है, तो वो वोटिंग स्टेज पे जाएगा फिर। और यहां पर आप अमेंडमेंट देते हो, यहां पर आप अमेंड भी कर सकते हो मनी बिल के कुछ प्रोविजन। अमेंडमेंट भी आपकी सेकंड स्टेज में होगी, वो ना यहां होगी और ना यहां होगी। याद रखिएगा, जो वोटिंग है वो आपकी जो स्टेज है थर्ड रीडिंग वाली, वहां पर कोई अमेंडमेंट नहीं होती है, वहां पर जनरली डिस्कशन भी नहीं होती है। वहां पर सिर्फ यही तय किया जाता है कि बिल पास किया जाना है या नहीं पास किया जाना है। तो वहां पर मेजोरिटी आपकी कौन सी यूज होगी? सिंपल मेजोरिटी। मनी बिल को पास कराने के लिए स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए होती है, भले ही प्रोसीजर स्पेशल है, भले ही प्रोसीजर स्पेशल है, लेकिन मेजोरिटी आपको सिंपल ही चाहिए। ये बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि मनी बिल कुछ स्पेशल बिल है तो इसके लिए शायद स्पेशल मेजोरिटी चाहिए हो, लेकिन याद रखना है कि मनी बिल को पास कराने के लिए लोकसभा में सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, मेजोरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर मान लो जिस दिन लोकसभा में वोटिंग हो रही है उस दिन 350 लोग प्रेजेंट हैं, तो 350/2 आपको 175 प्लस वोट चाहिए इन दी फेवर ऑफ मनी बिल। ठीक है, तो मनी बिल के केस में अगर आपको बिल पास कराना है लोकसभा में तो आपको सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करवाना है। ये आ गया आपका पहला हाउस। ठीक है, अब जब लोकसभा में बिल पास हो गया तो राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा में बिल जब जाएगा उससे पहले स्पीकर साहब को एक सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा, जहां पर वो एक कंफर्म करेंगे कि ये बिल मनी बिल है। ठीक है, अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर मान लो आपको क्वेश्चन आ रहा है कि यार ये बिल मनी बिल है,
तो याद रखना कि इस केस में स्पीकर साहब अगर कह देंगे, लोकसभा के स्पीकर ये कह देंगे कि हाँ ये बिल मनी बिल है, तो उनका सर्टिफिकेट फाइनल है, उनकी स्टेटमेंट फाइनल है। ठीक है, तो यहां पर जब ये बिल लोकसभा से राज्यसभा में जाता है तो स्पीकर साहब एक सर्टिफिकेट अटैच करते हैं कि मैंने इसको सर्टिफाई किया है कि ये बिल मनी बिल है। अब याद रखिए कि मनी बिल के रिगार्डिंग लोकसभा के पास बहुत ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू राज्यसभा। राज्यसभा के पास जब ये बिल जाता है तो राज्यसभा इस बिल पर कोई रिजेक्शन नहीं कर सकती, इस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती, ना ही इस बिल को अमेंड कर सकती। वो सिर्फ कुछ रिकमेंडेशन दे सकती है और वो रिकमेंडेशन लोकसभा माने या ना माने वो उसकी मर्जी है। ठीक है, अगर मान लो राज्यसभा ने रिकमेंडेशन दी तो लोकसभा अगर चाहे तो उन रिकमेंडेशन को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता और बिल को खुद ही पास कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर लोकसभा के पास ज्यादा पावर है फॉर द मनी बिल एज कंपेयर टू राज्यसभा। राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द मनी बिल। ये 14 दिनों के अंदर अंदर मनी बिल वापस भेजेगा विद और विदाउट रिकमेंडेशन। 14 दिन के अंदर अंदर। ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि कितने दिनों का पीरियड होता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो 14 दिनों के अंदर अंदर राज्यसभा बिल वापस भेजेगा टू द लोकसभा विद और विदाउट रिकमेंडेशन, और वो रिकमेंडेशन आपकी एक्सेप्ट की भी जा सकती है लोकसभा के द्वारा और रिजेक्ट भी की जा सकती है। ठीक है, अगर मान लो लोकसभा कोई एक्शन नहीं लेता, राज्यसभा कोई एक्शन नहीं लेता, वो बिल को 14 दिनों के बाद नहीं भेजता, तो यहां पर डेडलॉक नहीं आएगा जैसा ऑर्डिनरी बिल में आता है। अगर राज्यसभा नहीं भेजता तो लोकसभा उस बिल के साथ आगे प्रोसीड कर सकता है, कोई ज्वाइंट सीटिंग नहीं होगी। ये बात आपको याद रखने की, मनी बिल में कोई ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में होती है, वहां पर भी नहीं होती है। ऑर्डिनरी बिल में सिर्फ आपकी और फाइनेंशियल बिल में आपकी ज्वाइंट सीटिंग होती है। इन दो बिल्स में, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में कोई ज्वाइंट सीटिंग नहीं है। अगर दोनों हाउसेस के बीच में डिसएग्रीमेंट आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आपका पास नहीं होगा, मनी बिल में लोकसभा उस बिल को आगे ले जाएगा और पास कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेसिडेंट साहब की। देखिए, जब भी बिल दोनों हाउस से पास होता है तो एक्ट बनने से पहले प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा, उनकी परमिशन लेनी होती है। तो इस केस में प्रेसिडेंट साहब के पास जब मनी बिल जाएगा तो वो उस बिल को या तो परमिशन दे दें कि हाँ ये बिल सही है, मैं एक्ट बनाने के लिए परमिशन दे रहा हूं, या फिर उस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं मैं अपनी परमिशन विदहोल्ड कर रहा हूं। लेकिन वो इस बिल को वापस नहीं भेज सकते फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द टू हाउस। जैसे ऑर्डिनरी बिल के केस में अगर प्रेसिडेंट साहब चाहें तो अगर आपके उनके पास बिल गया तो बिल वापस भेज सकते हैं कुछ रिकमेंडेशन के साथ कि ये मॉडिफिकेशन आप अटैच कर दो इस बिल में, उसके बाद में से परमिशन दूंगा। तो इसको हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट साहब अपना सस्पेंसिव वीटो यूज कर रहे हैं, सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, लेकिन मनी बिल के केस में वो ऐसा नहीं कर सकते, उनको या तो परमिशन देनी है या फिर परमिशन रोकनी है, दो ही ऑप्शन है उनके पास। ठीक है, पॉकेट वीटो भी यूज कर सकते हैं लेकिन एब्सोल्यूट वीटो भी यूज कर सकते हैं, बट सस्पेंसिव वीटो यूज नहीं कर सकते। तो ये आपका प्रोसीजर है मनी बिल का। ठीक है, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पक्का लिखिएगा। अब जो भी मैंने आपको पढ़ाया हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मनी बिल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 3 स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट क्या है कि आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। बिल्कुल सही है, अभी तो पढ़ा है हमने। राज्यसभा मस्ट रिटर्न द मनी बिल टू द लोकसभा विद इन 14 days विद और विदाउट रिकमेंडेशन। मैंने आपको बताया अभी, बिल्कुल सही है। द प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मनी बिल। क्या प्रेसिडेंट साहब के पास कोई भी वीटो पावर नहीं है? तो मैंने आपको बताया कि इनके पास सिर्फ सस्पेंसिव वीटो नहीं है, पॉकेट वीटो है, बिल्कुल है, एब्सोल्यूट वीटो है, बिल्कुल है, विदहोल्ड कर सकते हैं परमिशन अपनी। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा आ रहा है 1 and 2 वाला? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से अगर आपने पढ़ा है तो आपको कभी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, what will follow if a money bill is substantially amended by the राज्यसभा। वैसे राज्यसभा अमेंड नहीं कर सकती है, राज्यसभा अमेंड नहीं कर सकती, रिजेक्ट भी नहीं कर सकती मनी बिल को, लेकिन अगर उसने कर दिया, उसने कुछ चेंज करके भेजा बिल लोकसभा के पास, तो लोकसभा क्या करेगा? द लोकसभा may still proceed with the bill accepting or not accepting the recommendation of राज्यसभा। द लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर, एंड हो जाएगा बिल। द लोकसभा may send the bill to the राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन, द्वारा भेजेगा। प्रेसिडेंट में कॉल अ जॉइंट सिटिंग। तो मैंने आपको बोला कि मनी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। लोकसभा रिकमेंडेशन माने या ना माने और वो फर्दर प्रोसीड करे, ऐसे ही प्रोविजन को हमने पढ़ा है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल। लोकसभा अगर चाहे तो फिर उस बिल को आगे बढ़ा सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल आपका एंड हो जाएगा। क्लियर टू यू? तो ये आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। देखिए, अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना है तो ये होमवर्क का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, इट विल मोटिवेट मी
और अगर आप लोग अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करेंगे तो हम कुछ और अच्छे टॉपिक्स भी डिस्कस करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। रिगार्डिंग मनी बिल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, आपको नॉट करेक्ट बताना है। A bill shall be deemed to be a money bill if it contains only provision relating to imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax. A money bill has provision for the custody of the Consolidated Fund of India or the Contingency Fund of India. A money bill is concerned with the appropriation of money out of the Contingency Fund of India. A money bill deals with the regulation of borrowing of money or giving of any guarantee by the Government of India. आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये थी हमारी वीडियो जहां पर आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया, दी मनी बिल, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा और आपके कुछ पुराने डाउट क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।